Good morning, student. Today we will start BCom part first EAFM पेपर सेकेंड। स्टूडेंट आज का अपना ये टॉपिक रहेगा इंडिया इज रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय द पुअर पीपल। देखिए अपना ये जो टॉपिक है ये सेक्शन सी में इस प्रकार से वो कोटेशन में लिख सकता है, तो अपने को ध्यान में रखकर देखिए लास्ट जो अपना पॉइंट था उससे ही रिलेटेड ये पॉइंट है, बट कभी कभी वो एक कोटेशन बना के लिख सकता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में संपन्नता के मध्य निर्धनता निवास करती है। भारत एक संपन्न धनी राष्ट्र है और निर्धन लोग निवास करते हैं। इस प्रकार से कोई कोटेशन लिख के दे सकता है। जैसे ये फर्स्ट है, इंडिया इज रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय द पुअर पीपल, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं वो कि भारतीय अर्थव्यवस्था संपन्नता में मध्य निर्धनता व्याप्त है। Poverty among prosperities in India economy। तो इस प्रकार से जो ये पॉइंट अपने को स्टूडेंट देता है, तो इसमें अपने ये कंफ्यूज रहता है कि भाई इसमें क्या लिखना है। ठीक है, इसमें एडवांटेज बताने हैं, डिसएडवांटेज बताने हैं, तो ये जैसे इस प्रकार से अपने को लिख के दे कोटेशन है ये लाइन इस प्रकार से दे, तो अपने को स्टूडेंट इसमें क्या बताना होता है वो अपने को ध्यान में रहे। जैसे आपको डायरेक्ट इसने पूछ लिया कि एडवांटेज बताइए, डिसएडवांटेज बताइए, फीचर्स बताइए, तो आपको आसानी से आप समझ सकते हो। बट इस प्रकार से आपको एक लाइन दे तो कंफ्यूज रहता है कि सर इसमें क्या बताएं, इसमें एडवांटेज बताने हैं, डिसएडवांटेज बताने हैं। और ये दो जो लाइनें हैं ये वेरी वेरी मोस्ट है। लास्ट ईयर्स के हम पेपर देखते हैं तो इसी लैंग्वेज में वो अपने को सेक्शन सी में कहने का मतलब जो बड़ा क्वेश्चन है 20 नंबर के लिए वो अपने को पूछता है। तो अपने को ये प्रॉब्लम रहती है कि इसमें क्या आंसर दिया जाए, मतलब क्या बताएं, इसमें क्या पॉइंट लिखें, ये प्रॉब्लम रहती है। तो देखिए इसमें अपने को इसने कहा है कि भारत एक धनी राष्ट्र है, ठीक है, और यहाँ निर्धन लोग निवास करते हैं। रिवर्स बात बताइए कि एक में आप बता रहे हो कि जो भारत है वो संपन्न है राष्ट्र, उसके पास जो सोर्सेज है, रिसोर्सेज है वो काफी अवेलेबल है। और सेकंड लाइन में आप ये कह रहे हो कि यहाँ जो पीपुल है वो गरीब है, ठीक है, जो लोग हैं वो गरीब है, उनके पास आय के साधन नहीं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या दिया जाए, तो इसके लिए मैंने देखो दो पॉइंट रखे हैं कि इंडिया इज ए रिच कंट्री। फर्स्ट अपन क्या बोलेंगे कि भारत एक धनी राष्ट्र है, संपन्न देश है। अब इसमें काफी सब पॉइंट बताएंगे, ठीक है। इसमें आप कह रहे हो कि इंडिया है वो रिच कंट्री है, धनी राष्ट्र है, तो आप इंडिया तो ये बता रहे हो कि धनी है, संपन्न है, तो उस संपन्नता के बारे में बताना है। कहने का मतलब भारत की एडवांटेज की बातें करना है कि भारत के पास क्या रिसोर्सेज है, साधन क्या है, क्यों आप बता रहे हो कि संपन्न है, आपके पास क्या रिसोर्सेज है, वो अपने को इसमें काउंट करवाने हैं। तो इसमें सब पॉइंट चलेंगे, ठीक है। दूसरा आपने लिखा है इंडिया इनहेबिटेड बाय द पुअर पीपल। भारत के लोग, भारत में सेकंड पॉइंट में अपने को कहना है कि भारत में निर्धन लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से निर्धन लोग जब निवास करते हैं तो जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी में वो बतानी है। भारत की जो इकोनॉमी है उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, वो अपने को काउंट कराने हैं। इसमें एडवांटेज कराने हैं, इसमें डिसएडवांटेज कराने। सीधा सा अर्थ क्या है, इसमें एडवांटेज लिखेंगे, इसमें डिसएडवांटेज, इस प्रकार से सब पॉइंट लिखेंगे। इस प्रकार से अपने को ये जो कोटेशन दे तो अपने को कंप्लीट करना है। पहले अपने को इंडिया की जो उसमें विशेषताएं हैं वो बतानी है, धनी राष्ट्र की क्या विशेषताएं हैं। इसके बाद निर्धन लोग निवास क्यों करते हैं, कारण क्या है, रीजन क्या है, वो अपने को बतानी है। इस तरीके से अपने को उसके बाद उसका आप ही सॉल्यूशन बताओगे कि क्या किया जाए तो ये धनी राष्ट्र बन सकता है। तो इस प्रकार का यदि कोटेशन हो तो अपने को इसे सिस्टमेटिक तरीके से करना है। ये पॉइंट इसमें सब पॉइंट रहेंगे 10-20, आप जितने भी लिखना चाहो कि आपका देश संपन्न है तो संपन्नता के बारे में आप विशेषता बताइए कि हमारे पास ये है, सोर्सेज रिसोर्सेज है, मैनुअल रिसोर्सेज है, जो भी है वो डिटेल्स अपने को इसमें हम बात करेंगे। इसमें आपने बताया कि यहाँ के लोग गरीब है तो उसका गरीबी का
रीजन क्या है, वो कारण अपने को स्टूडेंट बताना है। तो अपन ये पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज ए रिच कंट्री, भारत एक संपन्न देश है। अब स्टूडेंट, भारत एक संपन्न देश है, इसके बारे में अपने को विशेषताएं बतानी है। तो अपन बता सकते हैं सूटेबल ज्योग्राफिकल लोकेशन, सूटेबल ज्योग्राफिकल लोकेशन की अनुकूल भौगोलिक स्थिति है हमारी, ठीक है। हमारे जो भौगोलिक स्थिति है जिससे फसलें हो सकती है, कृषि कार्य आसानी से हो जाता है, तो हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो सही है, अनुकूल भौगोलिक स्थिति है। इस अनुकूल भौगोलिक स्थिति के कारण ही हमारे यहाँ अच्छी फसल होती है, ठीक है। अपने यहाँ जो ये नक्शा है, इसमें यहाँ हिमालय है, ठीक है, और यहाँ हिमालय है, यहाँ हिंद महासागर है, ठीक है, और यहाँ अरब सागर है, और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार से जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इस प्रकार से है कि यहाँ पर टाइमली या सीजनल बारिश होती है और उससे अच्छी फसल ली जाती है, और उससे आय के साधन, लिविंग स्टैंडर्ड सभी इंक्रीज होते हैं। तो अपने को बताना है कि हमारे यहाँ पर हिमालय है और नीचे की साइड में हिंद महासागर है, यहाँ पर अरब सागर है, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है। इस प्रकार से हवाएं इस प्रकार से चलती है हमारे फेवरेबल, जिससे कि हमारे एग्रीकल्चर वर्क है वो आसानी से किया जा सके और अधिक से अधिक पैदावार ली जा सके। तो ये एक हमारे विशेषता में है भारत की अनुकूल भौगोलिक स्थिति है, जिससे कृषि कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हिमालय हमारी सहायता करता है, पवनों को रोकता है और वहाँ पर अच्छी बारिश करवाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को ये डिटेल से अपने को बताना है कि अनुकूल भौगोलिक स्थिति है हमारे भारत देश की और फेवरेबल रहती है ये कृषि कार्य में, जिससे कि अधिक से अधिक कृषि कार्य किया जाता है और कृषि कार्य से अर्निंग होती है तो साथ में सहायक उद्योग है, लघु उद्योग है, वो भी बढ़ते हैं, आय के नए नए सोर्स मिलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ोतरी होती है, और जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ती है स्टूडेंट, तो बिग इंडस्ट्रीज की भी संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, लघु उद्योग धंधे है, वो बड़े उद्योग धंधों के लिए रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, तो वहाँ पर बड़े उद्योग धंधे भी लग सकते हैं। इसके बाद तो ये एक पॉइंट अपने को इसमें बताना है। देखिए इंडिया इज ए रिच कंट्री, इसमें अपने को सब पॉइंट काफ़ी लिखने हैं, कम से कम आप 10 पॉइंट तो लिखिए, इसमें 10 पॉइंट इसमें लिखिए, तो इस क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है इसलिए अपने को डिटेल से बताना है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 का मतलब स्टूडेंट ये नहीं है, इसमें ही हम बात करेंगे सब पॉइंट के रूप में। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख लेना, सूटेबल ज्योग्राफिकल लोकेशन, अनुकूल भौगोलिक स्थिति, ठीक है। ऐसे मतलब मैं ना वैसे ही आप भी बता सकते हो, यहाँ लिख देना हिमालय, नीचे है वो हिंद महासागर, यहाँ अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये सूटेबल है, इससे अच्छी बारिश होती है, रेनफॉल होती है, जिससे कि कृषि कार्य सीजनल जैसी रिक्वायरमेंट रहती है कृषि के लिए, वैसे ही यहाँ पर जलवायु रहती है, अनुकूल भौगोलिक स्थिति रहती है, जिससे कि कृषि कार्य अधिक होता है। अभी कृषि कार्य अधिक होता है, इस पर फोकस अधिक इसलिए है क्योंकि भारत है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है। यहाँ के लोग 70% जनसंख्या गाँव में निवास करते हैं, उनके आय का साधन कृषि है। तो कृषि कार्य यदि अच्छा होता है, अच्छे कृषि कार्य में अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो उसका एक कारण ही है कि यहाँ पर अनुकूल भौगोलिक स्थिति है, सूटेबल ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जिसके कारण ये कृषि कार्य आसानी से किया जा सकता है। समझ में आ गया सभी के? तो ये फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे वास्ट एरिया।
वास्ट एरिया, विस्तृत क्षेत्र, वास्ट एरिया। तो अपना जो भारत का क्षेत्रफल है वो भी काफ़ी फैला हुआ है, उससे भी हमें काफ़ी सहायता मिलती है। और कुछ कंट्रियाँ तो ऐसे है कि हमारे ज़िले से भी छोटी कंट्रियाँ है। कहने का मतलब अपना जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल है वो काफ़ी विस्तृत है, विस्तृतता को लिए हुई हैं। ठीक है, हम क्षेत्र वाइज की दृष्टि से हम देखें तो आपको मैंने बताया था कि कौन सा स्थान है, ये सभी बातें बताना है। विस्तृत क्षेत्र के बारे में भारत का जो क्षेत्रफल है वो बताना है। क्षेत्रफल भी मैंने आपको बताया था। क्षेत्रफल के मामले में हम विश्व में कौन सी पोजीशन पर हैं वो भी आपको बताई थी। वो सभी बातें फिर इसमें रिपीट करनी है, मैं डिटेल पर नहीं जाऊंगा। आप वो सभी आंकड़े जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताए थे कि क्षेत्रफल अपना इंडिया का कितना है, ठीक है, पूरे विश्व में क्षेत्रफल के मामले में हम किस पोजीशन पर हैं ये बताना है। ठीक है, कुछ कंट्रियाँ तो ऐसी है कि हमारे जैसे जो स्टेट बने हुए हैं या ज़िले बने हुए हैं उतना ही पूरा कंट्री का क्षेत्रफल है। तो आप कंपेयर करके बता सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ छोटे छोटे देश हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं। ठीक है, और आप डिटेल से पढ़ोगे ना तो इसमें लिखा हुआ है कि इससे इतने छोटा देश है, ये इससे कंपेयर करते हैं, वो सभी बातें इसमें स्टूडेंट बतानी है। मेन इसका क्षेत्रफल बताना है, पूरे विश्व में है क्षेत्रफल के मामले में हम किस पोजीशन पर है ये बात बता के डिटेल से बताना है। क्षेत्रफल काफ़ी अधिक है, यहाँ नदी भी है, पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, ठीक है, पथरीली ज़मीन भी है। ठीक है, ये सभी बातें विस्तृत क्षेत्र है अपना, ये अपने को स्टूडेंट इसमें बताना है। समझ में आ गया? तो फर्स्ट तो क्या है, आपको सूटेबल ज्योग्राफी लोकेशन लिखनी है। सेकंड में वास्ट एरिया लिखना है, विस्तृत क्षेत्र। ठीक है, और विस्तृत क्षेत्र में क्या क्या बातें लिखनी है स्टूडेंट अभी आपको मैंने बताया है, वैसे आप इसमें एरिया बताओगे, इंडिया का कितना एरिया है, क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, जल सीमा, थल सीमा, ये भी आप डिटेल से बताओगे क्योंकि अपन जो एक ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं, इसे लास्ट क्लास में भी मैंने बताया। तो देखिए अपने क्वेश्चन 20 नंबर के लिए सेक्शन सी में 20 नंबर के लिए आता है, जैसे इंडिया की विशेषता है, विशेषता नहीं पूछी, ये टॉपिक कुछ है। तो इसमें आप बताइए, ये आप बता रहे हो कि यहाँ विस्तृत क्षेत्र है, तो विस्तृत क्षेत्र में आप वो सारी जो डाटा में लिखे हैं कि भी थल सेना थल सीमा इतनी है, जल सीमा इतनी है, समुद्री सीमा, ये सभी आपको उन भारत की लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, सभी आंकड़े में लिखे थे ना, वो सभी स्टूडेंट इसमें लिखने हैं विस्तृत क्षेत्र। ठीक है, सभी को वापस अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डिटेल से इसको लिखा है, वही आंकड़े हैं लिखने हैं। अब क्षेत्रफल वो आंकड़े कोई चेंज नहीं होंगे इस पॉइंट में, एज इट इज वैसे ही लिखने हैं। ठीक है, आप जब नोट्स तैयार करते ना तो हम तो पॉइंट को ही एक्सप्लेन करते हैं, आप डिटेल जो उसमें क्या लिखो तो उसमें आपको हमने बता दें कि ये बात इसमें डिटेल में लिखना। ठीक है, लिखने का मटेरियल अपने पास काफ़ी है। ठीक है, अपने को लिमिटेशन देखनी होती है कि भी ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए इसको स्टॉप करें। इसलिए आप जब नोट्स तैयार करते ना तो उसको डिटेल से लिखा करें। जैसे अपने को एग्जाम में अपन 10 पेज के लिए लिखेंगे ना, तो अभी आप उसको 20-30 पेज के लिए तैयार करिए। तो जब आप 20-30 के लिए तैयार करोगे ना तो आपको एग्जाम में वो 15-20 के लिए आसानी से, फिर अपने को इधर सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या लिखें इसमें, क्योंकि आपने डिटेल से उसको तैयार किया है। जब डिटेल से करते ना तो जब एग्जाम में अपन लिखना स्टार्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और यदि हम पॉइंट 10 याद करके जाते हैं, अभी 10 की हैं, एग्जाम तक वो 5 रह जाते हैं, परीक्षा में जाते हैं 2 रहते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं कि भाई क्या पॉइंट लिए, क्या लिखें, टाइम अपने हाथ से निकल जाता है। इसलिए स्टूडेंट अभी डिटेल से आप तैयार करिए। अच्छा पॉइंट है ये जो अपन लास्ट क्लास में भी किया है, भारत की विशेषता, और भारत की विशेषता में ये है। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट पूछ लेंगे इंडिया की जो भारत की विशेषता है, फीचर्स है, वो बताइए, तो आपके इजी रहता है, इस लैंग्वेज में पूछता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक भी लिखा है। ठीक है, चलिए तो थर्ड पॉइंट आप लिखिए, वास्ट फर्टाइल ग्राउंड, विस्तृत उपजाऊ मैदान। वास्ट फर्टाइल ग्राउंड्स, विस्तृत उपजाऊ मैदान। हमारे यहाँ उपजाऊ मैदान बहुत अधिक है, जहाँ पर कृषि कार्य बहुत अधिक मात्रा में होता है। जैसे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, इनके जो
है, नदियों के पास आसपास कृषि कार्य, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, इनके पास कृषि कार्य, यहाँ बहुत बड़े मैदान हैं और उन मैदानों में कृषि कार्य बहुत ही अधिक उपजाऊ वाला होता है। गेहूँ है, जूट है, चाय है, ये काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए हम चाय है, जूट है, कॉफ़ी है, इसमें विश्व को भी सप्लाई करते हैं। तो ये उपजाऊ मैदान बताना है कि अपने यहाँ उपजाऊ मैदान बहुत अधिक है। विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान अपने यहाँ है उत्तर में, ठीक है। तो ये सभी विस्तृत उपजाऊ मैदान के बारे में अपने को बताना है और विस्तृत उपजाऊ मैदान से कृषि कार्य अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, जिससे कि देश की को काफ़ी फायदा रहता है। तो हमारे यहाँ पर काफ़ी उपजाऊ मैदान है। तो विस्तृत उपजाऊ मैदान में हम बात करें तो देखिए, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, इनके मैदानी क्षेत्र में काफ़ी अधिक कृषि कार्य किया जाता है, ठीक है, और वो कृषि कार्य में अधिक उपजाऊ होता है, इसलिए उत्पादन भी अधिक होता है। गेहूँ, कपास, जूट और चाय ये काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। देखिए, पहले स्थिति ये थी कि हम गेहूँ भी विदेशों से ही आयात करते थे। यहाँ गेहूँ का उत्पादन बहुत कम होता था, इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया से क्या करते थे, देशों से गेहूँ मंगवाते थे, ठीक है। और अब हम गेहूँ के मामले में ये है कि गेहूँ का जो उत्पादन है वो अपने इंडिया में बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। इसकी अच्छी उपज होती है और इससे हम क्या करते हैं कि हम विदेशों को गेहूँ का निर्यात करते हैं। तो स्थिति चेंज हो गई है, पहले हम आयात करते थे स्टूडेंट, अब क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो एग्रीकल्चर वर्क है उसमें वास्तव में ही काफ़ी विकास हुआ है, उसमें हम टेक्नोलॉजी भी यूज करने लगे हैं, वैज्ञानिक तरीके से भी करने लगे हैं, साथ में हमारा विस्तृत उपजाऊ मैदान भी हमारी सहायता करता है, हेल्प करता है, अनुकूल भौगोलिक स्थिति भी हेल्प करती है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 4, वास्ट वाटर रिसोर्सेज, अपार जल स्रोत। हमारे यहाँ जल के अपार स्रोत हैं जिससे कि हम कृषि कार्य आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जल के प्रचुर भंडार हैं हमारे पास और उससे हम कृषि कार्य, और वर्षा की हम बात करें तो वर्षा का जल है उसको स्टोर करने के भी काफ़ी साधन हैं, तालाब, नदी, ये इनकी भी प्रचुर मात्रा है और उनकी हेल्प से हम आसानी से अपने कृषि कार्य को करते हैं। हमारे जल स्रोत की हम बात करें तो 33% का प्रयोग किया जाता है और विद्युत विकास के लिए भी किया जाता है, ठीक है। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट प्रोडक्शन के लिए भी जल का हम यूज करते हैं, इससे उद्योग धंधे चलते हैं, तो बिजली बनाने में भी जल का काफ़ी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये वाटर रिसोर्सेज के बारे में अपने को बताना है। हमारे पास 2751 अरब घन मीटर जल के स्रोत है। अब 2751 अरब घन मीटर जो स्रोत है उसमें 567 अरब घन मीटर मतलब 33% विद्युत विकास में प्रयोग किया जाता है। तो हम जो अपार जल स्रोत है उस जल स्रोत से कृषि कार्य तो करते हैं, साथ में ही क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन में भी उसका यूज करते हैं। विद्युत आज की डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी पर हम डिपेंड हैं, तो उसके प्रोडक्शन में भी जल का हम बड़ी मात्रा में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से उद्योग धंधे और हम घरेलू आवश्यकताओं की भी पूर्ति। देखिए, आज तो है कोई भी वर्क हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। घर पर रेफ्रिजरेटर लगा है, टीवी है, हम इलेक्ट्रिसिटी के क्या आदी हो चुके हैं, इसलिए उसका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होना अति आवश्यक है। तो जल स्रोत भी हमारे इसकी सहायता करते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये बताना है अपने को। फिर आप लिखोगे प्रचुर वन संपदा, वास्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वन संपदा। हमारे यहाँ प्रचुर वन संपदा है, जंगल बहुत अधिक है, वहाँ से लकड़ियाँ है और
काफ़ी औषधियाँ हैं ये हम प्राप्त करते हैं। तो वन संपदा काफ़ी अधिक है। भारत में 6.7 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में वन फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? भारत में 6.7 करोड़ हेक्टेयर में फॉरेस्ट है, जंगल है, वो जो कुल क्षेत्रफल का 22% है। तो इस प्रकार से प्रचुर वन संपदा है। वन संपदा में हम अलग अलग औषधियाँ प्राप्त करते हैं। वनों में जंगली जानवर रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वन संपदा, वन भी हमारे जीवन का एक आधार है, वातावरण का अंग है, ठीक है। वन, आपको पता है, वन से ही यदि पूरे वन ही साफ कर दी जाए, पेड़ पौधे ही साफ कर दी जाए तो हमारा जीवन भी खतरे में आ सकता है। इसलिए वन संपदा भी अपने जीवन के लिए एक पार्ट माना जाता है, ठीक है। ये वायु प्रदूषण को रोकने का एक साधन है, ठीक है। इसलिए वन संपदा होना अति आवश्यक है और वो भारत में प्रचुर मात्रा में है। इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं स्टूडेंट, विपुल खनिज भंडार, वास्ट मिनरल रिसोर्सेज, बहुत अधिक मात्रा में हमारे यहाँ खनिज भंडार है। खनिज भंडार के मामले में हम संपन्न हैं। तो खनिज भंडार से हम को निर्यात करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को भी क्या होती है, टैक्स मिल कलेक्शन होता है और काफ़ी डेवलपमेंट की योजना में ये यूज किया जाता है। तो हम खनिज भंडार की बात करें स्टूडेंट, तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसमें मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो उस समय खनिज भंडार से हम आय करते थे 64 करोड़। कितने करते थे? 1947 में खनिज भंडारों से जो आय होती थी सरकार को या देश को, वो थी 64 करोड़ और हमारे पास खनिज भंडार थे वो 22 थे। प्रेजेंट में हम बात करें आज के टाइम, ईयर में नए बता के प्रेजेंट में आपको इसको बताएं तो ये आय पहुंच गई है वो 53,524 करोड़। कितने? 53,524 करोड़ पहुंच गई है। और खनिज भंडार जो 47 में थे 22 खनिज भंडार, वो कितने हो गए? 65 हो गए हैं। तो देखिए इसको एक टेबल के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। इनकम, ठीक है, और नंबर ऑफ मिनरल, ये तो है 1947, ठीक है, और ये है परसेंट। इनकम होती थी 1947 में 64 करोड़, ठीक है। और खनिज भंडार थे अपने पास, खनिज भंडार की हम बात करें तो स्टूडेंट खनिज भंडार अपने पास थे उस 22, ओनली 22 खनिज भंडार भी अपने पास थे और अर्निंग होती थी 64 करोड़। प्रेजेंट की हम बात करें तो ये आय होने लगी 524 और नंबर ऑफ मिनरल की हम बात करें, खनिज कितने? 65 पर हमने स्टोर किया। तो देखिए देश के आज़ाद होने के बाद काफ़ी अधिक भंडार हमें और उपलब्ध हुए हैं। इनकम 64 थी, वो 53,524 बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी है। साथ में ही जो खनिज भंडार पर हमने काफ़ी रिसर्च किया, शोध किया, 22 थे वो 65 हो चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से खनिज भंडार के मामले में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। हम बात करें अभ्रक की, तो अभ्रक में विश्व में बड़ा देश है अपना। लोहे में भी भंडार बहुत अधिक मात्रा में है हमारे पास, लोहे के भंडार भी बहुत अधिक मात्रा में है, कच्चा लोहा बहुत अधिक मात्रा में अपने पास है, ठीक है। अभ्रक में हम नंबर 1 पर है।
तो इस प्रकार से मिनरल विपुल खनिज भंडार हमारे पास है, ये अपने को बताना है स्टूडेंट। इसमें समझ में आ रही ना आपकी बात कि विपुल खनिज भंडार है, तो उसमें अपनी एक छोटी सी टेबल बना के आप बताना। आपको हमने बता रखा है कि आप बुक की भी हेल्प लेना, इसकी भी हेल्प लेना, उसके बाद आपने अपने नोट्स को क्रिएट करना है, ठीक है। उसमें ये भी पॉइंट अटैच करने हैं, बुक वाले भी करने हैं, और उसको अच्छी तरह से थीसिस के रूप में तैयार करना है, टॉपिक को डिटेल से। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट अपना है सूटेबल ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो हो गया है अपना, वास्ट एरिया भी हो गया है, वास्ट फर्टाइल ग्राउंड्स हो गए हैं, वाटर रिसोर्सेज हो चुके हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी हो चुके हैं स्टूडेंट, मिनरल रिसोर्सेज भी है। अब अपने को लिखना है रिसोर्सेज ऑफ पावर, शक्ति के पर्याप्त साधन, रिसोर्सेज ऑफ पावर, शक्ति के पर्याप्त साधन। अब शक्ति के पर्याप्त साधन में हम बात करें तो इसमें कोल है, कोयला, जिससे कि विद्युत शक्ति का निर्माण होता है, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। शक्ति के साधन का मतलब ये है कि जो कल कारखानों में, उद्योग धंधों में जो पावर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में कोयला बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, जैसे जल स्रोत भी है, साथ में ही बड़ा है वो कोयला है। कोयले के हमारे यहाँ प्रचुर भंडार है, उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, और बिजली बनाने के बाद वो बिजली कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज की जाती है, बड़े बड़े उद्योग धंधों में यूज की जाती है। वहाँ मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें को ऑपरेट करने में पावर की जरूरत होती है, और पावर का इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कोयले के द्वारा ही उत्पादन अधिक होता है। मैं आपको बताऊं कि कोल भंडार अपने यहाँ कितने हैं, कोयले के भंडार इतने अधिक मात्रा में अपने पास है कि यदि हम इंडिया के लोग भी उसका कंजप्शन करते रहे तो 600 वर्षों तक ऐसे ही यदि उसका यूज करते रहे तो 600 वर्षों तक भी वो खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। निर्यात करने लगे तो दूसरी बात है, भाई निर्यात में आपका मार्केट बहुत बड़ा होगा, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंडिया के लोग इसी स्पीड से यदि उसका कंजप्शन करते रहे तो आने वाले 600 वर्ष तक भी वो कोयला भंडार खत्म नहीं होगा। अपने पास भी स्टूडेंट आपको पता है एक भंडार है बहुत अधिक बड़ा, अपने आसपास ही सादुलपुर के पास ही कोई किसी खनिज भंडार के खानों के नाम आपने सुने हैं क्या? आपने खिलानी के आगे खेतड़ी कॉपर नाम सुना होगा, तांबे की खान है, बहुत अधिक लार्ज मात्रा में वहाँ से तांबा निकाला गया, अब वो लास्ट स्टेज पर है, बट खनिज भंडार के साधन है। इसी प्रकार से इधर अब नागौर, बीकानेर इधर जाते हैं, कोयले की पालाना खान, इस प्रकार की अब्रक की, लिग्नाइट, ये खाने काफ़ी देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब खनिज भंडार शक्ति के साधन में ही कोयले में भी काफ़ी हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बट कोयला काफ़ी उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और कोयले से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो शक्ति के साधन है, उससे ही अपनी बड़े बड़े कारखाने ऑपरेट होते हैं, ठीक है। आप देखते हो कि आज तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रेन जिसमें काफ़ी पेट्रोल डीजल यूज़ किया जाता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी पर ही की जाएगी, मेट्रो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही की जाती है, स्टार्ट है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो उसमें शक्ति का साधन है वो है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर कोयले से ही किया जाता है, विद्युत से, ठीक है। विद्युत का उत्पादन किससे किया जाता है, अधिक कोयले से किया जाता है। जल स्रोत भी है, कोयला भी है, तो कोयला भी काफ़ी अधिक मात्रा से किया जाता है। तो ये जहाँ पर करंट का प्रोडक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वहाँ पर कोयला बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है, और हमारे यहाँ इसके पर्याप्त साधन हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सूटेबल सरफेस, उपयुक्त धरातल। सूटेबल सरफेस, उपयुक्त धरातल, देखिए ये स्टूडेंट थ्योरी का पेपर है, इसलिए हम एक पॉइंट पर यदि डिटेल से बात करने लगते हैं तो काफ़ी, देखिए अपना ये टॉपिक था, इसको कंप्लीट करना था, बट अपना टाइम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इंडिया इज ए रिच कंट्री के ही पॉइंट में ही ये क्लास कंप्लीट होने जा रही है। ये टॉपिक अभी रह गया है, ठीक है, पुअर पीपल वाला, तो अपने को ये
इसमें आप लिख दीजिए सूटेबल सरफेस, उपयुक्त धरातल। उपयुक्त धरातल का मतलब ये है कि हमारा जो धरातल है कृषि कार्यों के लिए, तो कृषि कार्यों के लिए भी अवेलेबल है अच्छी, ठीक है। कहने का पथरीली ज़मीन नहीं है, ठीक है, जहाँ पथरीली भी है, कहीं मैदानी भी है, कहीं रेगिस्तान भी है, अलग अलग सूटेबल सरफेस है जिससे हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं। कुछ कंट्रियों में ऐसे देखने को मिलता है कि उनका धरातल है वो पथरीला है, ठीक है। वहाँ पर जैसे जापान है तो वहाँ की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है और सरफेस उनकी सहायता नहीं कर पाता। तो उपयुक्त धरातल अपने यहाँ इंडिया का जो धरातल है वो सरफेस है, बहुत ही उपयुक्त है जिससे कृषि कार्य बहुत ही अच्छा किया जा सकता है, उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने को बताना है स्टूडेंट, सूटेबल सरफेस। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज हमने बात की इंडिया इज ए पुअर दिस कंट्री, संपन्न है, संपन्नता नहीं हम विशेषता बता रहे थे इंडिया की। काफ़ी पॉइंट लिखे, कुछ पॉइंट और लिखकर कल स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, पुअर पीपल के बारे में बताएंगे और इसके सब पॉइंट लिखेंगे, इसके 1-2 पॉइंट और लिखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक्स।